नमस्ते दोस्तों। राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हो चुका है और वो अपने चरम पे जा रहा है। ऐसे में फिर से बात हो रही है डिफेक्शन की, एंटी डिफेक्शन लॉ की। तो क्या होता है डिफेक्शन, क्या होता है एंटी डिफेक्शन लॉ, इन सभी चीज़ों के बारे में हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। अंत तक वीडियो देखिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे डायमेंशंस मैंने डिस्कस करे हैं और लास्ट में मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी रखे हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। तो इसीलिए ये पूरा वीडियो आप देखिए और पूरा टॉपिक आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं डिफेक्शन क्या होता है। ये डिफेक्शन क्या है, मान लीजिए ये पार्टी 1 है, ये है पार्टी 2। इन दोनों पार्टीज के कुछ कैंडिडेट्स ने इलेक्शन लड़ा और ये आ गए हाउस में, है ना, लोकसभा में आ गए मान लीजिए। अब पार्टी 1 और पार्टी 2 दोनों के मेंबर्स लोकसभा में मौजूद हैं। अब क्या हुआ कि पार्टी 1 के कुछ मेंबर्स स्विच कर गए पार्टी 2 में, या पार्टी 2 के कुछ मेंबर्स स्विच कर गए पार्टी 1 में। ये जो प्रक्रिया चली आ रही है, ये जो एक ट्रेंड चला रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में, इसको कहा जाता है डिफेक्शन। इसी का नाम है डिफेक्शन। इसको दूसरे टर्म्स में कहा जाता है, काफी नोटोरियस और काफी सरकास्टिक टर्म्स में इसको कहा जाता है हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग क्यों कहा जाता है, थोड़ी सी कहानी मुझे पता है, मैं आपको बता देता हूँ। मेडिवल टाइम्स में ऐसा हुआ करता था कि कुछ हॉर्स ट्रेडर्स थे, वो ऐसा करते थे कि अगर मान लीजिए कि उन्होंने उनसे 10 घोड़ों का ऑर्डर दिया है उनको, ठीक है, तो वो 8 घोड़े लाते थे और 2 उनकी पूंछ ले आते थे और कहते थे कि हम 10 लाए थे, 2 घोड़े रास्ते में मर गए। ठीक है, और पैसे वो लेते थे 10 घोड़ों के। ठीक है, तो 10 घोड़ों के पैसे लिए, हालांकि खरीदते समय उन्होंने केवल 8 घोड़ों के पैसे ही खर्च किए। तो बेसिकली ये बेईमानी वाली प्रैक्टिस थी जो प्रैक्टिस किया करते थे हॉर्स ट्रेडर्स। और उसके बाद से हॉर्स ट्रेडिंग को इसी टर्म्स में देखा जाता है जनरली कि ये एक बेईमानी वाली प्रैक्टिस है। अब 19वीं सेंचुरी में किसी ने इसको पॉलिटिक्स के टर्म्स में यूज कर दिया, जब ऐसा ट्रेंड शुरू हो गया कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रही है, लोग स्विच करे जा रहे हैं अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, पैसे दे करके उनको खरीद फरोख्त हो रहा है। तो 20th सेंचुरी में काफी ज्यादा ये यूज होने लग गया और फिर उसके बाद आज भी पॉलिटिकल सिनेरियो में हॉर्स ट्रेडिंग इसी टर्म्स में यूज किया जाता है मोस्टली। ठीक है, तो हॉर्स ट्रेडिंग क्या है बेसिकली, ये पार्टी 1 से पार्टी 2 की स्विचिंग, है ना, स्विचिंग बिटवीन द पार्टीज और खरीद फरोख्त जो होती है नेताओं की, इलेक्टेड मेंबर्स की, उसको कहा जाता है हॉर्स ट्रेडिंग या डिफेक्शन। ठीक है, तो ये तो बात हो गई डिफेक्शन की। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको क्या बोलते हैं, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। काफी इंटरेस्टिंग सा नाम है इसका इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इसको कहा जाता है आया राम गया राम। अब इसकी भी स्टोरी है थोड़ी सी। 1967 में हरियाणा के एक एमएलए थे जिनका नाम था गयालाल। इन्होंने एक दिन में 3 बार अपनी लॉयल्टी स्विच कर दी। इनके नाम पे पड़ गया आया राम गया राम। तो ये जो डिफेक्शन का जो प्रोसेस है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इन्हीं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये काफी पॉपुलर आज भी आप न्यूज़पेपर्स में कभी आर्टिकल्स पढ़ोगे तो आया राम गया राम लिखा रहेगा किसी भी आर्टिकल के अंदर। और ये जो गया जो है वो ये है गयालाल जी। ठीक है, तो आप देख सकते हो 1967 में कोई प्रोविजन नहीं था डिफेक्शन को रोकने के लिए। तो 1950 का जो हमारा संविधान आया था, इसका मतलब उसमें कोई प्रोविजन नहीं किया गया डिफेक्शन को रोकने के लिए। तो एंटी डिफेक्शन प्रोविजन हमारे संविधान में नहीं बनाए गए शुरुआत से। जब हमारा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था उसमें ये प्रोविजन नहीं थे। लेकिन फिर क्योंकि ये ट्रेंड बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ने लग गया और बहुत ज्यादा पार्टी स्विचिंग होने लग गई, मल्टीपल पार्टीज आ गई एग्जिस्टेंस में, है ना, कोलिशन गवर्नमेंट बनने लग गए थे, बहुत सारी पार्टीज हो गई थी। तो तब हमारे लीडर्स को ऐसा लगा कि अब हमें जरूरत है एक एंटी डिफेक्शन लॉ लाने की। 1985 में पहला ऐसा लॉ लाया जाता है। किस तरीके से लाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके, यानी कि संविधान में संशोधन ला करके 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और उसमें प्रोविजंस किए गए। कैसे प्रोविजंस, ऐसे लोगों को डिस्क्वालीफाई करने के प्रोविजंस जो डिफेक्ट कर रहे हैं, जो अपनी लॉयल्टीज स्विच कर रहे हैं, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। ऐसे प्रोविजंस 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाए गए। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर समझा देता हूं ये चीज किस तरीके से काम करती है। देखिए, आपको पता है किसी भी हाउस में जो जहां पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट है, या फिर अपन ले लेते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, इलेक्टेड मेंबर्स तो होते ही हैं, साथ के साथ कौन से होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं। ठीक है, तो इलेक्टेड मेंबर्स में कैसे होते हैं, पार्टी के मेंबर्स हो सकते हैं, यानी कि ऐसे मेंबर्स जो किसी पार्टी से अपना चुनाव लड़के आए हैं, उनको पार्टी ने टिकट दिया है और वो चुनाव लड़के आए हैं। और दूसरे वैसे मेंबर्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं, जो निर्दलीय होते हैं, किसी दल को बिलोंग नहीं करते। और दूसरे किस्म के मेंबर्स कौन से होते हैं, नॉमिनेटेड। ठीक है, अलग अलग प्रक्रिया होती है नॉमिनेशन की। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है पार्लियामेंट में, गवर्नर नॉमिनेट करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। ठीक है, तो ये 2 किस्म के मेंबर्स हुए ब्रॉडली। अब इन सभी के लिए, इलेक्टेड में पार्टी या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए या नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कुछ प्रोविजंस बनाए गए
उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। वो क्या प्रोविजन है उसको मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ। देखिए, इलेक्टेड मेंबर्स में मैं पहले बात करता हूँ पार्टी मेंबर्स की। अब इलेक्टेड पार्टी मेंबर्स जो हैं वो अगर वॉलंटरली रिजाइन कर देते हैं अपनी पार्टी से तो उसको डिफेक्शन माना जाएगा और उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। पहला तो ये सबसे कॉमन है, ठीक है, ये तो अब पता ही है आपको, सबसे कॉमन वाला केस यही है। दूसरा केस क्या होता है, अगर कोई पार्टी मेंबर अपने पार्टी के विप के अगेंस्ट वोट कर देता है तो भी उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। पार्टी का विप क्या होता है, ये मान लीजिए ये पार्लियामेंट है हमारे पास, इधर मल्टीपल पार्टीज है और हर पार्टी का एक विप होता है, एक मॉनिटर जैसा होता है, क्लास मॉनिटर हुआ करते थे ना जिससे हमारे स्कूल में, वैसे ये एक विप होता है। अब विप का काम क्या होता है, वो ऑर्डर करता है अपने सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उसकी पार्टी को, उन सभी को ऑर्डर करता है कि आपको इस बिल के फेवर में वोट करना है, येस करना है या नो करना है, ठीक है। तो ये ऑर्डर कौन देता है, पार्टी विप देता है। अगर कोई मेंबर किसी पार्टी का इस पार्टी विप के अगेंस्ट चला जाता है तो उसको डिफेक्शन माना जाएगा और उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। ये प्रोविजन भी इलेक्टेड पार्टी मेंबर्स के लिए लागू होता है, ठीक है। तो दो केस हो गए, एक तो वॉलंटरी रेजिग्नेशन और दूसरा वोटिंग अगेंस्ट द विप, ठीक है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए क्या होता है, अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो निर्दलीय चुन के आया है अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो भी उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। और एक और केस जो होता है वो नॉमिनेटेड मेंबर्स का। 6 महीने में नॉमिनेटेड मेंबर अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो ठीक है, लेकिन अगर 6 महीने के बाद उसने अगर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है, ठीक है। तो ये 3 मेजर प्रोविजंस हैं पार्टी मेंबर्स के लिए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए और नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कब कौन किस तरीके से डिस्क्वालीफाई होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शंस हैं, देखिए मान लीजिए 2 पार्टीज है किसी हाउस में, ये ए पार्टी है, ये बी पार्टी है। अब हुआ क्या कि इस पार्टी के 2/3 मेंबर्स ने वोट किया कि चलिए हमें इस पार्टी के साथ मर्ज होना है, तो एक किस्म का कोलिशन हमें इस पार्टी के साथ बनाना है। अब ए और बी में कोलिशन हो गया। अब क्या हुआ कि बी के कुछ मेंबर्स यहां पे स्विच कर गए, उन्होंने ए पार्टी की मेंबरशिप एक्सेप्ट कर ली। तो मान लीजिए ये शिवसेना है और ये है बीजेपी। तो जब इनका कोलिशन बन गया, इस कोलिशन बनने के बाद यहां शिवसेना के कुछ मेंबर्स बीजेपी के मेंबर्स बन गए, ठीक है। लेकिन इन पे क्या होगा, डिफेक्शन लागू नहीं होगा, एंटी डिफेक्शन लॉ इन पे लागू नहीं होगा क्योंकि यहां पे ये एक्सेप्शन में आ रहा है, स्विचिंग पार्टी आफ्टर मर्जर इज नॉट काउंटेड एज डिफेक्शन, ठीक है। तो पहला तो ये एक्सेप्शन हो गया। दूसरा एक्सेप्शन क्या है, कोई स्पीकर है, मान लीजिए लोकसभा के कोई स्पीकर है, वो किसी पार्टी को ही बिलोंग करेंगे, वो इलेक्ट होके ही आते हैं, वो किसी पार्टी को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन जब स्पीकर वो बने उन्होंने अपनी पार्टी की मेंबरशिप से रिजाइन कर दिया तो उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हो सकता है उन्होंने इम्पार्शियल रहने के लिए अपनी पार्टी की मेंबरशिप गिव अप कर दी हो ताकि वो सारे पार्टी के मेंबर्स को इक्वली देखें, है ना। तो इम्पार्शियल रहने के लिए, अनबायस्ड रहने के लिए हो सकता है उन्होंने ये रेजिग्नेशन दिया हो, इसलिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भी इससे एग्जेम्प्ट रखा गया है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब आया था तो यहाँ पे 1/3 मेंबर्स का स्प्लिट जो होता था उसको डिफेक्शन में काउंट नहीं किया जाता था। मतलब किसी पार्टी के अगर 30 मेंबर इलेक्ट होके आए हैं और यहाँ पे 1/3 मेंबर स्प्लिट हो जाते हैं, 1/3 यानी कि 10 मेंबर स्प्लिट हो जाते हैं, तो इसको डिफेक्शन में काउंट नहीं किया जाता था। लेकिन 91st अमेंडमेंट आया कॉन्स्टिट्यूशन का और उसमें इस प्रोविजन को हटा दिया गया क्योंकि ग्रुप स्प्लिट के नाम पे इम्यूनिटी लेके काफी सारे नेता डिफेक्ट कर जाते थे, ठीक है। और उसमें भी काफी ज्यादा अनस्टेबल हो जाती थी चीजें। डिफेक्शन लॉ हमें इसीलिए चाहिए ना ताकि एक स्टेबल गवर्नमेंट रहे, बार बार पार्टी स्विच ना हो और एक पार्टी स्टेबल सरकार में रहे और 5 साल तक अपनी सरकार चलाए, है ना। तो इस प्रोविजन को भी यहां से हटा दिया गया 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। अब 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में मल्टीपल प्रोविजंस थे। जो मेन प्रोविजन था जिसके लिए इसको लाया गया वो इसलिए था ताकि अपर लिमिट फिक्स कर दी जाए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। मान लीजिए मतलब हमारे कुछ 545 यहाँ पे मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में, तो यहाँ पे लिमिट फिक्स कर दी गई कि 15% ऑफ दिस कैपेसिटी इतने ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं। ये केवल एक्स्ट्रा नॉलेज में दे रहा हूँ, इसका डिफेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये आपने एक्सेप्शंस देख लिए, ये आपने प्रोविजंस देख लिए। अब कौन डिसाइडिंग अथॉरिटी है, कौन डिसाइड करेगा कि अगर कोई डिफेक्ट कर रहा है तो वो डिफेक्शन है। डिसाइड करने वाली ऑफिशियल अथॉरिटी कौन है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, यानी कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ये जो होंगे वो डिसाइडिंग अथॉरिटी है, डिसाइड करने वाले कि ये जो प्रोसेस हुआ है, ये जो स्विचिंग हुई है, ये डिफेक्शन है कि नहीं। लेकिन ये जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है ये इम्यून नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन से। पहले ऐसा होता था 1993 तक कि
स्पीकर को टोटली इम्यून बना दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से, यानी कि स्पीकर ने जो डिसीजन ले लिया या प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो डिसीजन ले लिया उसको फाइनल माना जाता था और उसकी आप अपील कोर्ट में नहीं कर सकते थे। लेकिन 1993 में एक केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, उस केस का नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, डेफिनेटली लिखना है, ये आपके लिए टास्क है, ये पहला टास्क है, ठीक है। उस केस में ऐसा बताया गया कि जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन। तो जो भी डिसीजन लिया जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा, उसके अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जा सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूं एक केस स्टडी, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी कि सरकारें आखिर गिरती कैसे है। तो केस स्टडी मैंने एकदम रीसेंट वाली ली है, ये एमपी वाली केस स्टडी है, जहां पे 22 एमएलएज ने रिजाइन कर दिया था कांग्रेस से, ठीक है। तो वो किस तरीके से काम किया था उस केस स्टडी में, वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियरली समझा देता हूँ। देखिए, एमपी के अगर आप हाउस की बात करोगे, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करोगे, तो वहां पे थे 228 मेंबर्स, 228 सीटों पे वहां पे चुनाव हुआ। अब जब चुनाव हो गया तो 114 सीटें मिली किसको, कांग्रेस को, और 107 सीटें मिली बीजेपी को। अब देखिए, सरकार जिसको भी बनानी है तो उसको कितना नंबर चाहिए, इसका 50% कीजिए, कितना हो जाता है 114 प्लस 1, 50% प्लस 1, इतनी मेंबर्स चाहिए होते हैं अगर आपको सरकार बनानी है। तो कमलनाथ जी की सरकार बन गई क्योंकि इनको सपोर्ट मिल गया दूसरे मेंबर्स से, बीएसपी से, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से, इनको सपोर्ट मिल गया और इन्होंने सरकार बना ली। तो कांग्रेस की यहां पे सरकार आ गई। अब देखिए, डायनामिक्स थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब होता क्या है, पहले कुछ 6 एमएलएज ने रिजाइन किया, फिर उसके बाद 16 एमएलएज जो थे कांग्रेस के, उन्होंने रिजाइन किया। तो यहां पे 22 कांग्रेस एमएलएज ने रेजिग्नेशन दे दिया कांग्रेस पार्टी से, ठीक है। तो 228 में से 22 मेंबर्स ने रिजाइन कर दिया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी पार्टी का मेंबर वॉलंटरीली रिजाइन कर देता है, कोई ऐसी पार्टी का मेंबर जो इलेक्ट होकर के हाउस का मेंबर है, अगर वो रिजाइन कर देता है उस पार्टी से, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, ठीक है। अब अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गया तो जो 22 सीटों पे वो लड़के आए थे वो सीटें खाली हो गई, वो वेकेंट हो गई। तो अब क्या हो गया, 228 सीटें थी, 22 सीटों पे डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, 22 सीटें खाली हो गई, वेकेंट हो गई। तो अब कितनी सीटें बची, 206। तो अगर अब किसी को सरकार बनानी है तो उसको कितना नंबर चाहिए, इसका 50% कीजिए, 103, उसमें ऐड कीजिए 1, तो कितनी सीटें हो गई, 104। तो अगर अब किसी को सरकार बनानी है तो उसको क्या चाहिए, 104 सीटें चाहिए। अब देखिए, 114 सीटें थी कांग्रेस के पास, 22 लोगों ने यहां पे रिजाइन कर दिया, 92 सीटें बची। और शिवराज सिंह चौहान की पार्टी बीजेपी के पास कितनी सीटें थी, 107 सीटें, कितने नंबर चाहिए थे, 104। किसकी सरकार बन गई, शिवराज सिंह चौहान की, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। ये जो मिली जुली ये जो गणित होती है ना, ये काफी कैलकुलेटेड तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज अपनी सरकारें बनाती है, दूसरी सरकारें गिरा करके, ठीक है। और भी जगह हुआ था, 2015 के बाद से काफी सारे डिफेक्शन हुए थे। अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, गोवा में हुआ था डिफेक्शन, गोवा के असेंबली इलेक्शंस के बाद। फिर उसके बाद मणिपुर में रिसेंटली अभी इलेक्शन हुआ। यहां से जनरली हुआ था कि कांग्रेस से बीजेपी में गए थे लोग, यहां पे दोनों जगह, लेकिन यहां पे बीजेपी से कांग्रेस में गए लोग, ठीक है। तो ऐसे ही चलता रहता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को ब्लेम करती रहती है कि आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन हर एक पार्टी संविधान का उल्लंघन करती है। अनफॉर्चुनेटली ये इंडियन पॉलिटिक्स में एक ट्रेंड है। अब राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 खेमे बन चुके हैं, जैसा कि आपको पता है। एक खेमा है अशोक गहलोत जी का जो सीएम है, और एक है सचिन पायलट जी का जो डिप्टी सीएम है। नंबर्स किस तरीके से हैं, नंबर्स देखिए इस तरीके से हैं। यहाँ पे इलेक्शन के बाद 200 सीटें हैं अपने पास राजस्थान में। यहाँ पे 107 जो सीटें हैं किसको मिली हुई है, कांग्रेस को, और 72 मिली हुई है बीजेपी को। और उसके अलावा जो अलग अलग पार्टीज हैं उन्होंने बीजेपी को या कांग्रेस को सपोर्ट दे रखा है, ठीक है। तो आरएलपी ने यहाँ पे सपोर्ट दे रखा है, बाकी सारी पार्टीज ने यहाँ पे सपोर्ट दे रखा है, और कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है जिसने इधर उधर सपोर्ट दे रखा है। अब देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि सचिन पायलट के साथ 30 एमएलएज हैं। अगर 30 एमएलएज होते हैं तो अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो 107 में से अगर 30 चला गया तो कांग्रेस के क्या हो जाते हैं, 77। कांग्रेस के नंबर्स हो जाते हैं 77। मेजॉरिटी कितनी है, 101 की, 100 प्लस 1, 200 यहाँ पे मेंबर्स हैं टोटल, अपने पास सीटें हैं टोटल, तो 100 प्लस 1, 50% प्लस 1, यहाँ पे उतनी आपको सीटें चाहिए, इतने आपको एमएलए चाहिए अगर आपको सरकार बनानी है तो अगर मान लीजिए ये रिजाइन कर देते हैं और इनकी मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई हो जाती है तो यहाँ पे थोड़ी सी समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, 200 में से अगर 30 ने रिजाइन कर दिया तो नंबर्स हो जाते हैं कुछ इस तरीके से 170, ठीक है। 170 का अगर आप 50% करोगे तो कितना आएगा,
85 और 85 प्लस 1 अगर आप करोगे तो आपको चाहिए 86 सीटें, जो ना कांग्रेस के पास होगी और ना बीजेपी के पास। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा जोड़ तोड़ करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको कुछ और अलायंस चाहिए होंगे फाइनली अपनी सरकार बनाने के लिए। तो अभी जो है सिचुएशन काफ़ी इंट्रिकेट बनी हुई है और अभी क्लियर नहीं हुआ है। एक और ऑप्शन जो है, एक और पॉसिबिलिटी जो है वो यहाँ पे ये है, एक जो डिमांड है सचिन पायलट खेमे की, वो ये है कि सचिन पायलट को सीएम बनाया जाए। और काफ़ी और ऐसे ग्रुप्स हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि सचिन पायलट को सीएम बना दिया जाए। तो दो पॉसिबिलिटीज, या फिर तो डिफेक्शन होगा या फिर क्या होगा, सचिन पायलट को सीएम बनाया जाएगा। ठीक है, अब दोनों ही काफी डिफिकल्ट ऑप्शन है ना, क्योंकि यहां पे देखिए डिफरेंस क्या है एमपी के सिनेरियो से। एमपी में जो लीड कर रहे थे डिफेक्शन, वो कौन कर रहे थे? ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो ना तो एमएलए थे ना वो एमपी का चुनाव जीते थे। तो बेसिकली वो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर थे और उनके साइड में काफी सारे एमएलएज आ गए और उन्होंने रिजाइन कर दिया। 22 एमएलएज आ गए और उन्होंने रिजाइन करके बीजेपी की सरकार बनवा दी। ठीक है, यहां पे डिफरेंस ये है कि सचिन पायलट जो है वो एमएलए हैं और वो डिप्टी सीएम हैं, तो उनके पास पोस्ट तो जरूर है। तो इसीलिए ये दोनों जो ऑप्शंस है वो स्ट्रांग है। तो यहां पे कुछ भी हो सकता है। सेकंड ऑप्शन थोड़ा मुश्किल इसलिए लगता है कि कोई भी सीएम की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं होगा। तो अब ये देखिए, आगे देखने वाली बात है कि होता क्या है। काफी इंट्रिकेट सिचुएशन है, काफी बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा यहाँ पे बन चुका है। तो अब देखा जाएगा कि आगे होता क्या है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और यहाँ पे न्यूज पीस है, जिससे आपको पता चलेगा कि जो पॉलिटिकल ड्रामा है ये काफी ज्यादा अब पेस पकड़ चुका है ना। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन के बारे में, लॉज के बारे में, एमपी की केस स्टडी मैंने आपको बता दी, साथ के साथ राजस्थान का मैंने आपको नंबर समझा दिया। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए, इन सभी के आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। मैं आपको आंसर्स नहीं बताऊंगा, मैं केवल क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं। आप पॉज कीजिए, क्वेश्चन पूरा पढ़िए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन फॉर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल नॉट अप्लाई। इन चार कब अप्लाई नहीं होगा, इन चारों में, वो आपको पॉज कीजिए और नीचे आंसर लिखिए। दूसरा सवाल आपके लिए है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सॉट टू कर्ब द पॉलिटिकल डिफेक्शन। इनमें से कौन सा अमेंडमेंट था, मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। तो ये भी आप पॉज करके नीचे आंसर लिखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ लेजिस्लेटर ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। कौन सा शेड्यूल है वो आपको लिखना है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ये सारे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही हैं, है ना, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। और इसके बाद, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। मैंने पासिंग रेफरेंस दिया था बीच में आपको, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था वो किस लिए आया था वो मैंने आपको बताया था। तो इसका भी आप आंसर नीचे लिखिएगा। Who or which of the following decides the question of disqualification of a member of the parliament arising on the grounds of defection। ये भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, कुछ क्वेश्चंस थे आपके लिए। इन सभी के आंसर्स आपको लिखने ही लिखने हैं नीचे, डेफिनेटली लिखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, आगे से आगे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।